नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा कैपिटल का। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई, क्योंकि आज हम लगभग में 1000 फैमिली हो चुके हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का हार्दिक मैं स्वागत करता हूं और सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग इसी प्रकार से प्रेम बनाते रहें। आज हमारा 1000 परिवार हुए हैं हम द शिक्षा कैपिटल। हो सकता है कल हम 1 मिलियन भी हो जाएं। बस आपका प्यार बना रहे, इसी प्रकार से चलता रहेगा। और आप तो पता है कि आपको बहुत अच्छे से कि क्लास जो हमारी होती है बहुत गहराई से होती है। यहाँ से अगर मैं इस कहानी को पढ़ा रहा हूँ, अपना अपना भाग्य, आज हमारी ये क्लास है, तो इतना तो ये कंफर्म है कि इससे कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाएगा, किसी भी प्रकार का आपके इस नोट से बाहर नहीं मिलेगा। ये तो आपको पता है। हर तरीके से आपको बहुत कुछ सोच के मैंने वो काम कर रहा हूँ। देखो एक एक पॉइंट को मैंने ऐसे क्लियर लिख दिया है ताकि आप कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो। अपना अपना भाग्य जैनेंद्र कुमार की कहानी है। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। जैनेंद्र खुद कहते हैं, कथन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि कहानी एक क्या है, भूख है। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। कथन किसका है भाई? जैनेंद्र का है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कहानी किस पत्रिका में सम्मिलित हुई थी, तो विशाल भारत पत्रिका में ये 1929 ईस्वी में, विशाल भारत पत्रिका में 1929 में ये प्रकाशित हुई थी। विशाल भारत पत्रिका में कौन सी कहानी? अपना अपना भाग्य। कौन सी कहानी? अपना अपना भाग्य। बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। इसका संग्रह देखा जाए तो वातायन है, जो कि 1931 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ये। वातायन संग्रह है, 1931 में आया था। वातायन जैनेंद्र का है, संग्रह है। इसमें देखा जाए तो कौन कौन है? एक तो फोटोग्राफी है, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में, अंधे का भेद, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंधे का भेद, और आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र और तमाशा। ये इतनी कहानियाँ इसके अंतर्गत। और भाभी, ये लास्ट है भाभी। तो इम्पोर्टेंट है। वातायन में पूछा जा सकता है कितनी कहानी है, शायद इसमें 15 कहानी है। 1 2 देखो गिन लो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैंने दिया नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्याह तक 8 हो गई। ठीक, इसके बाद देखते हैं तो कौन कौन सी आ जाएंगी। 1 9 10 11 12, ठीक है, तमाशा और 12 13 हैं। कितनी हैं? 13 कहानियाँ हैं, याद रखना। 13 संग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानियाँ हैं ये। भाभी किस में संकलित हैं? वातायन में। तो फोटो, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में, अंधे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा और कौन से? भाभी। संग्रह की बात करते हैं। यहाँ पे संग्रह की बात कर लें तो कौन कौन से आ जाएंगे। एक तो फांसी, इन्हीं का संग्रह, किसका? जैनेंद्र का। वातायन 1930 में है, फांसी 1929 में। नीलम देश की राजकन्या 1933 है, ये 1933 है, इम्पॉर्टेंट है। 1933 में ये कहानी आपको याद ही रखनी होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़िया, ये भी याद रखना, 1935 में ही है। और पाजेब बहुत इंपॉर्टेंट है, जैनेंद्र की ये कहानी है, पाजेब बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुव यात्रा 44 में, इस जय संधि 49 में। आपको याद रखना है। फांसी कौन कौन याद रखना है भाई? इसमें एक ये सभी लगभग में इनकी पूछी ही जाती हैं। ठीक है, 8 ही हैं। तो फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात और 2 चिड़िया, पाजेब, ध्रुव यात्रा, जय सिंध, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रतिपाद देखते क्या है, विशेष क्या है कि मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्र करती है एवं उसकी क्षुब्धता पर व्यंग्य करती है ये कहानी, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं तो यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है, यह भी इंपॉर्टेंट। शिक्षित मध्य वर्ग को स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली ये कहानी है, शिक्षित मध्य वर्ग को। गुलाम भारत, याद रखना, गुलाम भारत को 20वीं सदी के नैनीताल, 20वीं सदी को नैनीताल का प्रवेश है इसमें, याद रखना। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल का इसमें वर्णन है, इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे आगे।
विशेष देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली बात तो ये संवाद शैली का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। और पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित करती है कहानी। यह एक विचार प्रधान कहानी है। यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती। कहते ना, भाग्य में होगा वो होगा, भाग्य में वही। इसीलिए भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेज स्त्री पुरुषों से की गई है। एक एक प्रश्न आप किसी भी एग्जाम में पूछा गया, इससे बाहर पॉइंट आपका नहीं जाएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। आगे बढ़ते हैं तो अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग्य करती है कहानी। कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण हुआ है, ये भी याद रखना। कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी किया गया है, ये भी याद रखना। इसमें उल्लिखित स्थान कौन कौन से हैं, याद रखना कौन कौन से। एक तो नैनीताल है और होटल डी पब है, जहाँ लड़कियों को बुलाया जाता है। कहा कि वहाँ होटल डी पब में मिलना इम्पोर्टेंट। मुख्य पात्र देखते हैं। जो पहाड़ी लड़का है उसकी उम्र कितनी है, 10 वर्ष है। लेखक, कथावाचक, लेखक का मित्र, ये 3 लोग हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। बहुत पहला ही कथन बड़ा मार्मिक कथन है कि बहुत कुछ निरुद्देश्य बगैर उद्देश्य के, कोई उद्देश्य नहीं था। बहुत कुछ निरुद्देश्य यानी बहुत कुछ बगैर उद्देश्य के घूम चुकने पर खूब घूमा। कोई उद्देश्य नहीं था, बस घूम रहे थे। पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। ये लेखक और लेखक का मित्र है, दोनों नैनीताल घूमने गए हैं, खूब घूमे, कुछ नहीं पर तो बेंच, एक सड़क के किनारे बेंच थी, उसी पे जाके बैठ गए। अब पॉइंटों को याद रखना है कि नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से, भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। ये कथन बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते। अरुण मतलब, अरुण जानते हो अरुण किसे कहते हैं? अरुण मतलब लाल। सूरज कैसा होता है, लाल रंग की करते। जो शाम के समय जो सूरज जब डूब रहा होता है तो वो जो किरणें बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, उसी को अरुण कहते हैं। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। बड़ी कहानी, अच्छी कहानी है। अब ये पॉइंट पूछे गए हैं कि पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था, याद रखना, पोलो, जहाँ पे पोलो खेला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रेमोद्ग्रह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था। याद रखना, सुहावना और रसीला बाजा बज रहा था, इम्पोर्टेंट है। पार्श्व में था, पार्श्व मतलब बगल में, वही सुरम में अनुपम नैनीताल। ये तीनों के चारों के पॉइंट आपको याद रखने हैं, बड़े एग्जाम में क्रम लगाने के लिए आते हैं। ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई 1-2 अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शकल की, देखो अंग्रेजों की कौन सी शकल की बात की है, सुई सी शकल, पतली सी शकल, मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कौन दौड़े जा रहे थे? अंग्रेजी स्त्रियां। वहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले साधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे, एक तरफ एकटक देख रहे थे। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पोलो लान में बच्चे क्या खेल रहे थे, तो हॉकी खेल रहे थे, इम्पोर्टेंट है। शोर, मार पीट, गाली गलौच भी जैसे खेल का ही एक अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना, वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल, समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। ये भी पॉइंट क्रम लगाने के लिए आया है कि उन्हें आगे की चिंता ना थी और बीते का ख्याल ना था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। वेरी इम्पोर्टेंट, जीवित थे, इम्पोर्टेंट। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका ना और था ना तो छोर था। ये भी कथन पूछा जा चुका है। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सज कर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। बात समझ में आ गई?
अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग, याद रखना, घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कथन। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे, लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे। बच्चे कैसे थे? लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे। पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों को प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। नैनीताल के ये दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं लेखक। अंग्रेज रमणियाँ थीं जो धीरे धीरे नहीं चलती थीं, तेज चलती थीं। उन्हें ना चलने में थकावट आती थी, ना हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेज युवा पुरुषोत्तम भी थे जो नोटियों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे, दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। समझ रहे हो कि घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीड़ हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। ओवरकोट ही पहने थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ़ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, सब दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनाइयां तारों सी जान पड़ती थीं। हमारे देखते देखते घने पर्दे ने आकर इन सब को ढक दिया। रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी ना देखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ निर्भय सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। यहाँ सिर्फ कहानी बहुत छोटी है, ये इतना लंबा चौड़ा वर्णन कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। आपको थोड़ा बोरिंग नहीं लगने लगा होगा, पर तो अभी कहानी आएगी आपके सामने। अब यहाँ से ऐसा घना कोहरा हमने कभी ना देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग बिल्कुल निर्जन चुप था। अब वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस वृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन, याद रखना कितनी बार, 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला और दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े, हमारा होटल आगे था। तो 4 लोग थे, 2 मित्र वो भी वकील थे। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कड़कड़ में बारिश थी।
सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी, याद रखना, ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी कब थमेगी इसका पता न था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाजा न था। उन्होंने कहा कि आओ जरा यहाँ बैठो, जो उनके मित्र थे। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब, याद रखना समय क्या हो रहा है, 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ से ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। समझ रहे? 5, 10, 15 मिनट हो गए, 5, 10, 15 मिनट हो गए। पॉइंट याद रखना, 5, 10 या 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। ये मित्र का है, ये चलिए भी उन्होंने कहा। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो चारा न रह गया। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और वह जरा बैठना जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या, अब कहानी शुरू होगी कि मैंने देखा कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत। कैसी सूरत? काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा, 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला रहा है। नंगे पैर हैं, नंगा सिर है, एक मैली सी कमीज लटकाए है, एक मैली सी कमीज लटकाए है। इम्पोर्टेंट, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे हैं, और वह ना जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला है, ना पिछला है, ना दाया है, ना बाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। पास ही चुंगी की लालटेन, याद रखना, पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10 बरस का होगा वो लड़का। कितनी उम्र थी उसकी? 10 बरस थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है कथन। गोरे रंग का है। कैसा है? गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रुखी हैं, माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। ये आपसे इतना कथन देखा पूछेगा कि निम्न में से किस कहानी के पात्र के बारे में ये कथन है। ठीक है, वह हमें ना देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। बहुत बढ़िया कथन है। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने जैसे जाकर देखा और पास आ गया। तो कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंख फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मूक फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। एक दूसरे से बात हो रही, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया, इसलिए नहीं सोऊंगा। क्या नौकरी थी? सब काम था, सब काम। 1 रुपया और जूठा खाना। सब काम था, 1 रुपया और जूठा खाना। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर नौकरी करेगा? हाँ, क्यों नहीं करूँगा। बाहर चलेगा? हाँ। वो लड़का जो आ रहा है ना, उनसे बातचीत अब हो रही है। आज क्या खाना खाया है? कुछ नहीं, लड़का बता रहा है। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूँ ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट। इन्हीं कपड़ों में? हाँ। बालक फिर आंखों से बोलकर मूक खड़ा हो गया, चुपचाप खड़ा हो गया। आंखें, बहुत अच्छा कथन है कि आंखें मानो बोलती थी कि यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है। माँ बाप हैं कहाँ? 15 कोस दूर। याद रखना, इसके माँ बाप कितनी दूरी पे थे? 15 कोस दूरी पे थे। कितनी दूरी पे? 15 कोस दूरी पे। तो भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं। यहाँ पे गिनती नहीं दी है, कभी कभी गिनती में आपसे आता ना, तो इसमें कई छोटे भाई बहन हैं। सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी।
ठीक है। सो भाग आया। एक साथी और था, उसके साथ एक और आया था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। उसका जो लड़का है उसका साथी आया था जिसकी मृत्यु हो गई। कहाँ गया? मर गया। मर गया? मर गया। हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। वकील साहब, अब एक वकील साहब के यहाँ लेकर उस लड़के को गए हैं। वकील होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी 2 साले लपेटे थे, याद रखना। वकील क्या लपेटे थे? कश्मीरी 2 साले लपेटे थे। मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। इम्पोर्टेंट। आहा, फिर आप कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। मतलब वकील पूछ रहे हैं, जब ये लड़के को लेके गए हैं कि आपको एक लड़के की ज़रूरत थी तो ये मैं लेके आया हूँ, इसको आप अपने रख लो। तो वही कहते हैं कि तुम इसको जानते हो? कहा नहीं, जानता नहीं हूँ, पर इतना जानता है बेईमान नहीं हो सकता। अब ये कथन उस वकील का है, बदतमीज का, कि अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या जीव हैं, उठा लाएं कहीं से, लो जी यह नौकर लो। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन वकील का है। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूब है। अरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। किसका कथन है? वकील का कथन है। इम्पोर्टेंट। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपये रोज़ के किराए वाले कमरे में सजी मशहरी में सोने झटपट चले गए। याद रखना, वकील जहाँ रहते थे उसका किराया कितना था? 4 रुपये था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। इनके मित्र क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा कि मगर 10-10 के नोट। याद रखना किस भाषा में कहा था? अंग्रेजी में कहा था, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखें। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे कि लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा तब? मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। शक पका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है, इनके मित्र का है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहें, जैसे कुछ सोचते रहें। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। बहुत बढ़िया। होटल डी पब में वो बुलाते हैं, कितने टाइम बुलाते हैं? 10 बजे बुलाते हैं। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊँ? हो। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, कुर्सी की दुकान या भट्टी में। कितनी सोच के देखो, कितनी गरीबी है ये बेचारे में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं यार। बहुत अच्छा कथन है, बहुत अच्छा कथन है कि यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट कथन है। उदास होकर मित्र ने कहा कि स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। बहुत बढ़िया कथन है। दूसरे दिन नैनीताल। स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा। याद रखना, नाम क्या था उनके पिताजी का? दुलारे। काले गुलाम पशु के दुलारे का बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपने नैनीताल की सैर खुशी खुशी ख़त्म कर चलने को हुए उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की ज़रूरत हम ना समझे। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। अपना अपना भाग। बहुत अच्छा कथन है कि मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र, वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था।
बहुत अच्छा कथन है। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया। बहुत अच्छा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ये कहानी है। ठीक है, किसकी कहानी है भाई? जैनेंद्र की कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है ये, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी ज़्यादा कहानी है। किसकी कहानी है? जैनेंद्र की कहानी है। अपना अपना भाग्य, जैनेंद्र कुमार। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। किसकी है भाई? किसकी हो गई? जैनेंद्र की कहानी है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप क्लास में रहें, और अगर नए हैं तो क्लास सब्सक्राइब करें। ठीक है, और पुराने हैं तो कमेंट तो ज़रूर करें। सभी बच्चे क्लास में कमेंट कर दिया करें। इससे ये रहता है ना कि पढ़ाने में ऊर्जा आती है, और कुछ तो मिलता नहीं अभी, पर कम से कम कमेंट से पता चलेगा कि हाँ क्लास अच्छी है, अच्छी चल रही है, अच्छी दिशा में हम लोग चल रहे हैं, तो और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी।